आप जिस प्लांट पे भी इंशाल्लाह जब भी काम कर रहे होंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आपने जो प्लांट डिज़ाइन करना है, जो इक्विपमेंट परचेज करने हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर लगाने हैं, उन सब के लिए बच्चे आपको लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट को देख के और उसकी टेम्परेचर क्लास को देख के आपको वहाँ पे चीज़ें लगानी पड़ेंगी। डिज़ाइनिंग में ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे कि एक हैज़र्डस एरिया था, वहाँ पर आपने GFC का फ़ैन नहीं लगाना, वहाँ पर हम कोई ख़ास इनक्लोजर वाला को ख़ास स्पेसिफिकेशंस वाली चीज़ ही लगा सकते हैं। वहाँ पर हर आम चीज़, आम पंखा, आम बल्ब नहीं लगा सकते इंडस्ट्री में। और जैसे ही हमें फील होता है कि यहाँ पर कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है या कोई वार्निंग आ रही है, ये रिएक्शन इज़ गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, ये डिल्यूज सिस्टम ऑन कर देते हैं, इतना पानी यहाँ पर गिराते हैं, इतना पानी और फोम, डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें केमिकल कौन सा है। सिर्फ पानी के साथ हम काबू पा सकते हैं या फोम भी चाहिए हमें सरफेस को कवर करने के लिए कि ऑक्सीजन से राब्ता ही टूट जाए उसका। तो ये होता है डिल्यूज सिस्टम के पानी, डिल्यूज ड्रेंच कर दे, भिगो दे उस एरिया को पूरे का पूरा। अस्सलाम वालेकुम। और आई हैव बीन टोल्ड कि आज हमारा आखिरी सेशन है। अच्छा, ये कौन सा बैच है? बैच 6 है और इनके साथ आज ही हमारा आखिरी सेशन। अच्छा, चलो रीकैप करनी है चीज़ें, और कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लेसन्स, कुछ की टेक अवेज जिनको कहते हैं, हासिल कलाम जिसको कहते हैं। शायर इस शेर में कहना क्या चाहता है, वो जो कहना चाहता है आज हम सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, 2 एरियाज़ ऐसे हैं जो विच रिमेन अनटच्ड। हमारा फोकस बिल्कुल ठीक जगह पे था, रिस्क असेसमेंट और हैज़र्ड एनालिसिस के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस रखा, जो कि आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा फ्यूचर में इंशाल्लाह। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनको टच करना ज़रूरी है, आपको फ्लेवर देना ज़रूरी है कि ये भी आपके एरिया में ही, यही भी आपके डोमेन में ही फॉल करती हैं चीज़ें। उनमें 2 चीज़ें हैं जी। एक तो है फायर एंड एक्सप्लोजन्स, इनकी प्रिवेंशन, इनकी मिटिगेशन और क्या मेथडोलॉजीज़ इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं जिसकी वजह से हम फायर और एक्सप्लोजन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जिस इंडस्ट्री सेक्टर से आप लोगों का ताल्लुक़ होगा इंशाल्लाह फ्यूचर में, वहाँ इन दोनों चीज़ों का चांस या रिस्क रहेगा। हाई प्रेशर भी है, कंबस्टेबल और फ्लेमेबल मटेरियल्स भी हैं, हाई प्रेशर इंडस्ट्री भी है। रिजल्टेंट कैन बी, इफ थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड, फायर और एक्सप्लोजन कैन बी ए रिजल्ट। सो क्या करना है हमने, क्या फिलॉसफी इसके लिए अप्लाई करनी है, इसको देखेंगे। और एक चीज़ और होती है जिसको हम परमिट सिस्टम कहते हैं। अगर टाइम ने हमें परमिट किया टुडे, तो विल ब्रीफली टॉक अबाउट कि परमिट सिस्टम क्या होता है, व्हाट डू यू नीड। फायर क्या है? जी मुझे पता है, थैंक यू फॉर ट्रांसलेटिंग कि फायर आग होती है। मैं इसको बर्फ़ समझ रहा था उर्दू में। बेटा ये क्या है, क्या फिनोमेना है, क्या चीज़ है, ये क्या करती है, कहाँ से आती है, क्या डेफिनेशन को चीज़ को तारुफ करवाइए ज़रा। ज़ाती तौर पर अपनी बनाओ यार डेफिनेशन, क्या मतलब ज़रूरी थोड़ी है। ये दिस इज़ व्हेन यू आर विद काशिफ रशीद, यू आर इनफॉर्मल, आप यू विल शेयर योर आइडियाज़ एंड थाट्स। यू डोंट हैव टू बी वो लिखी लिखाई डेफिनेशंस नहीं चाहिए हमें। क्या होती है आग? ऑन करते हैं और माचिस से आग लगाते हैं तो आग जल पड़ती है। थ्योरी एक क्या? फ्यूल, वेरी गुड। इग्निशन सोर्स से मिला फ्यूल तो आग जल गई, और ऑक्सीजन भी चाहिए, पता सारों को है। ठीक है, फ्यूल, ऑक्सीजन और तीसरी चीज क्या थी? इग्निशन। टू मेक इट सस्टेनेबल, टू मेक इट सस्टेनेबल, ये तो एक दफा हुआ ना, चिंगारी निकली या कोई आग निकली, एक भपका बना आग का, थोड़ी देर के लिए जली और बंद हो गई। टू मेक इट सस्टेनेबल, कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहे, वी डिफाइन इट एज अ केमिकल रिएक्शन। It's a combustion, basically it's a combustion reaction to produce light, heat enough कि वो जो हमें पहली दफ़ा हमने इग्निशन सोर्स दिया था वो हमें बार बार ना देना पड़े।
ये अपनी हीट से ही खुद ही सस्टेनेबल रहे और चलता रहे। फायर ट्रायंगल कहते हैं जी वो जो 3 चीज़ें आपने बताई ना अभी मुझे, क्या, फ्यूल, ऑक्सीजन और तीसरा इग्निशन सोर्स या हीट एनर्जी कह लीजिए, हीट एनर्जी कह लीजिए सिंपली, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं, इसको फायर ट्रायंगल कहते हैं। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज, इन मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग्स, करंट जो साइंसेज जो हैं फायर साइंसेज, वो कहती हैं इट्स ए टेट्राहेड्रन। इट्स नॉट फायर ट्रायंगल, इट्स फायर टेट्राहेड्रन। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है केमिकल रिएक्शन का कॉन्टिन्यूसली चलते रहना ताकि ये सस्टेनेबल रहे, ठीक है। तो फायर ट्रायंगल नहीं, अब ये टेट्राहेड्रन होगा। ये प्रेजेंटेशन एज यूजुअल, इसके नोट्स जो भी हैं ये आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। इन बच्चों को ये आप लोगों ने देने हैं। अ स्टेट, प्रोसेस और इंस्टेंस ऑफ कंबस्शन इन विच फ्यूल और अदर मटेरियल इज इग्नाइटेड एंड कंबाइंड विद ऑक्सीजन गिविंग ऑफ लाइट, हीट एंड फ्लेम। चले जी, दे दिया इसने। चौथा इसका एलिमेंट है केमिकल रिएक्शन ताकि ये कॉन्टिन्यूस रहे। फ्यूल की बेसिस पर फायर की कुछ टाइप्स हैं, डू वी नो देम? यूरोपियंस की थोड़ी सी डिफरेंट हैं। NFPA जो ज़्यादा इस्तेमाल होगा, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, NFPA, इनकी थोड़ी सी डिफरेंट हैं, ये ज़्यादा चलती हैं, ज़्यादा मशहूर हैं। इनमें से नंबर 1 पे ये ABCDK कुछ इस तरह से कुछ 4-5 इनकी टाइप्स हैं फायर की। तो चलो देख लेते हैं क्या हैं जी। A है जी ऑर्डिनरी कंबस्टिबल्स, कागज़ कपड़ा जो कुछ भी मिल जाए जला दो। B होते हैं जी हाइड्रोकार्बन्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स, हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोल, तेल, मिट्टी का तेल, डीजल। C है जी लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, C जहाँ पर एनर्जी या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहाँ पर इन्वॉल्व होती है उसको टाइप C फायर कहते हैं। D इज़ कंबस्टिबल मेटल्स, देयर आर सर्टन मेटल्स that when exposed to environment or open atmosphere they start burning. An example? कभी देखी ज़िंदगी में इस्तेमाल हुई? कभी सॉल्ट एनालिसिस वगैरह में किया होगा, कभी सोडियम को आइडेंटिफाई किया होगा, मैग्नीशियम को आइडेंटिफाई किया होगा कि छोटा सा पीस भी बाहर रखें तो वो फुलझड़ी की तरह जनाब चलना शुरू कर देता है, ठीक है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करती है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसी मेटल्स, तो वैसे ही सो मेटल्स की जो फायर है ये D टाइप है। और फाइनली एक ये कुछ अर्सा पहले, नॉट लॉन्ग अगो, कपल ऑफ डेकेड्स अगो, इन्होंने K टाइप फायर, किचन फायर जो है, किचन ऑयल्स की जो फायर है, उनको भी एक सेपरेट क्लास में इन्होंने, क्योंकि कमर्शियल जहाँ पर कुकिंग या फ्राइंग हो रही होती है बहुत ह्यूज स्केल के ऊपर, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस टाइप ऑफ फायर को सेपरेट कर दिया। नाउ व्हाई दे हैव फायर इज़ फायर, हाथ ही सेकने हैं या चीज़ें ही पकानी है, उसके ऊपर गर्म करना है ना, बुनियादी तौर पर हरारत लेनी है, हीट लेनी है। इतनी टाइप्स में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है आप? थैंक यू वेरी मच बेटा। इन सब को डील करने का, इफ़ दिस फायर बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ आवर हैंड्स, तो इनको फाइट कैसे करना है। ये डिवीजन्स इसलिए की गई हैं कि यू नो कि कौन सी टाइप की फायर है और इसके अगेंस्ट मैंने मेथड कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। ABCDK ये फायर टाइप्स सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं कि हाउ टू फाइट देम, ठीक है। सबके ऊपर हम पानी नहीं फेंक सकते, सबके ऊपर पानी नहीं फेंका जा सकता। लगता यही है कि इस फायर जहाँ पर भी बड़ी आग लगती है आपको यही नज़र आता है कि पानी फेंका जा रहा है, लेकिन हर आग के ऊपर पानी नहीं फेंका जा सकता। ख़ास तौर पर आखिरी ये जो सेकंड वाली जो है फ्लेमेबल लिक्विड्स जो है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाली के ऊपर यू वेल नो कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो और फायर हो जाए और वहाँ पर हम पानी फेंकना शुरू कर दें, ठीक है, तो बाजमात शहादतें होंगी। फिर वहाँ पर जहाँ के एक आधा का फड़कने का था वहाँ पे हम कोई 20-25 जहाँ पानी जाएगा वहाँ करंट जाएगा, ठीक है जी। और ऑयल आपको पता है वैसे ही सरफेस पे आ जाता है, ऑयल हमेशा सरफेस पर आ जाता है। पानी वानी अगर आपने डाला वो फिर भी सरफेस पे आएगा तो आग नहीं बुझेगी उससे, उसके लिए तरीक़ाकार ही और है, ठीक है जी। क्या क्या तरीक़ाकार है? बुनियादी तौर पर टेट्राहेड्रन है जो हमने कहा, फ्यूल, ऑक्सीजन, एनर्जी, 3 चीज़ें हैं
और ये सब मिलकर एक स्पॉन्टेनियस, एक कॉन्टिन्यूस सस्टेनेबल केमिकल रिएक्शन करते चले जा रहे हैं और आग बंद ही नहीं हो रही। तो करना क्या है, यू हैव टू ब्रेक दिस ट्रायंगल और टेट्राहेड्रन, बस ये आपने करना। कैसे कैसे कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। एक 3 चीजें हैं ना भाई, ऑक्सीजन की सबसे पहले सप्लाई बंद कर दो, वेरी गुड। और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर कैसे की जा सकती है? थैंक यू वेरी मच बेटा, सरफेस को कवर कर दें यार हम, ठीक है। आप लोगों की पैदाइश से पहले का वाकया होगा यकीनन, ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था। इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया था और उसने उसके तेल के कुओं में आग लगा दी थी। अब कुआं है, खुला हुआ है ऊपर से, ठीक है, उसने आग लगा दी। उसने कहा ना मेरा ना तुम्हारा, ठीक है जी, मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। उसने जनाब आग लगा दी सद्दाम हुसैन साहब ने सारे कुओं में। सो व्हाट दे डिड, एंड वी वर यंग किड्स एट दैट टाइम, और हम लोगों को उस वक्त समझ नहीं आई थी। कुछ अर्सा बाद ये फिर हम लोगों ने डिस्कशंस की, कुछ लिटरेचर पढ़ा तो पता चला जनाब, अमेरिकन्स डिड एक्सप्लोजन्स। एक तो आग लगी हुई है, उन्होंने वहीं पर ही उन्हीं कुओं के अंदर एक्सप्लोजन कर दिए। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डू द एक्सप्लोजन, जितनी भी सारी की सारी ऑक्सीजन है वो सारी कंज्यूम हो जाती है एकदम से। इतना फास्ट रिएक्शन होता है एक्सप्लोजन का कि वो सारी की सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई और घप बंद हो गया जनाब रिएक्शन, आग बुझ गई। धमाके कर रहे हैं और आग बुझ गई। और इसके अलावा ऑक्सीजन का मैटर आपने सॉर्ट आउट कर दिया जी। इसके अलावा दूसरी क्या चीज़ थी? फ्यूल को कट ऑफ कर दो यार। फ्यूल जहां से आ रहा है उसको कट ऑफ कर दो। मसलन घर का चूल्हा कैसे बंद होता है? बंद कर देते हैं, गैस आनी बंद हो गई, आग बंद हो गई, खत्म हो गई कहानी। एज सिंपल एज दैट। और तीसरी चीज़ क्या है? इग्निशन सोर्सेस। इग्निशन सोर्सेस को आप ख़त्म कर दें या उनको पास ही ना आने दें, फर्दर ये सस्टेनेबल रहेगा ही नहीं रिएक्शन, ठीक है जी। एनर्जी, ये जो आप आखिर में जब हम तक पिक्चर्स पहुंचती हैं ना कि आग लग गई, एक 11 मंजिला इमारत में आग लग गई और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जनाब हाइड्रेंट पकड़ के और जनाब पानी फेंकी जा रहे हैं। 2 एलिमेंट्स इसमें कवर कर रहे होते हैं। एक तो डायरेक्ट वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस रिएक्शन की चेन को ब्रेक कर रहे होते हैं कि वो एनर्जी इतनी ज़्यादा जनरेट कर रही है कि रिएक्शन चलता चला जा रहा है। हम उस एनर्जी को स्टीम बनाने में यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वाटर देना शुरू कर देते हैं उसको कि मटेरियल को ना जलाए, स्टीम बनाए उसकी एनर्जी ख़त्म कम हो गई। एक तो एनर्जी, और दूसरा हम इर्द गिर्द की चीज़ों को कूल ऑफ कर रहे होते हैं, ठंडा कर रहे होते हैं ताकि वो अपने बर्निंग पॉइंट तक ना ही पहुँचे। तो ये वो प्रोसेस चल रहा होता है जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं। असल एक्शन पहले हो चुका होता है जिससे बुनियादी तौर पर रिएक्शन को ब्रेक करना हो। तो फ्यूल कट ऑफ कर दीजिए, इग्निशन सोर्सेज को या टेम्परेचर्स को कूल डाउन कर दीजिए या ऑक्सीजन को ख़त्म कर दीजिए। आपने चेन तोड़ दी, काम ख़त्म हो गया। दिस इज़ हाउ वी फाइट फायर्स। ये बात समझ में आती है? One of the most effective approaches in the fire extinction is to removing the heat. Thus, cooling with water is one of the most popular methods. As simple as that. Second is smothering. Deprive the process from oxygen. Smothering is removal of oxygen. पहले heat, फिर oxygen का process आ गया जी, इनको remove कर दीजिए. Then starvation. As simple as that. You cut off the fuel supply. No fuel. एंड इंटरवेंशन ब्रेकिंग द चेन रिएक्शन। ये काम सारे करने से चेन रिएक्शन आपका ब्रेक हो जाता है। फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं या ऑस्ट्रेलिया में या लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में ख़ास तौर, ये समर सीजन्स में पीक जब समर आती है तो यहाँ पर वो कैंपिंग वगैरह की वजह से भी या बाज़ औक़ात लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से भी फायर हो जाती, फायर इंसिडेंट होते हैं जो कई दिन चलते रहते हैं और कंट्रोल नहीं होते। व्हाट इज़ द बेस्ट वे? सॉरी, हाँ, स्मदरिंग कैसे करेंगे? अब हम किचन में बात नहीं कर रहे, चूल्हा बंद करने की बात नहीं कर रहे हम, या मोमबत्ती के ऊपर कुछ ढक्कन रख के बाग कर। ये जंगल है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, हजारों एकड़ के ऊपर आग लगी हुई है, क्या करोगे?
कैसे? नहीं, स्टारवेशन में पानी नहीं डालेंगे। बिल्कुल वर्ड तुमने, टेक्निक बिल्कुल ठीक बोली है, बिल्कुल ठीक है, नहीं यूज करना। स्टारवेशन में फ्यूल को खत्म करना है। जल क्या रहा है? जंगल। जल क्या रहा है? शुक्र करो उसने ये नहीं कह दिया मेरा दिल सर। जंगल जल रहा है ना। सो ये चेन ऑफ ट्रीज है। तो आप कोई जनाब 100 फीट का दरमियान में जो ब्लॉक जल रहा है उसको जलने दें, उसके इर्द गिर्द 100 फीट के जो दरख्त है सारे वो काट दें। भाई आगे अब जाने का ही वो रिएक्शन कहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और पीछे वालों को फिर आप वो फायर फाइटिंग करते हैं, वो हेलीकॉप्टर से, पानी से, रेत से, जिससे भी करना है आप वो करते रहे। ठीक। तो प्रोपेगेशन जो है इसकी, उसको रोकने के लिए ये एलिमेंट वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इंटरवेंशन का। गुड वन। फ्यूल टैंक अगर भरा हुआ हो, वैसे तो ये ख्वाब है, लेकिन फ़र्ज़ करो कि फ्यूल टैंक CD-70 का एक ख्वाब है कि भरा हुआ हो। ठीक है। तो लेकिन अगर भरा हुआ हो और उसके अंदर आप एक दिया सलाई फेंक दें या कोई चिंगारी फेंक दें तो क्या आग लगेगी? ऊपर से बंद कर दें फ़ौरन उसको। क्यों? ऑक्सीजन कहाँ नहीं है? टैंक के अंदर सारा फ्यूल ही फ्यूल है, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो नहीं लगेगी आग। अच्छा, कोशिश ना कर लेना। मेरा मतलब बड़ी मुश्किल से एक 70 तक पहुंची है ज़िंदगी, उसको भी कहीं जला के खाक कर लो क्योंकि इसको बंद भी करना है ऊपर से। ठीक है, फौरी तौर पर, वरना एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट है, फिर पूरा शमशान घाट बनेगा, उसकी चिता को शांति मिलेगी फिर। ठीक है। तो ये हरकत नहीं करनी। बट देर आर सर्टेन एरियाज बच्चे वेयर इट इज फ्यूल रिच। इतना फ्यूल है कि ऑक्सीजन की जगह ही नहीं बची, फायर नहीं होगी। और एक सिचुएशन ये है कि ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा है, ठीक है, कि उसमें हमारा जो फ्यूल है वो बिल्कुल ही माइन्यूट परसेंटेज में, बहुत ही छोटे परसेंटेज में, तब भी आग नहीं लगेगी। इसको हम कहते हैं किसी भी मटेरियल की कि यहाँ पर ये लीन मिक्सचर है, और यहाँ पर जहाँ फ्यूल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाती है उसको कहते हैं हम रिच मिक्सचर। लीन और रिच मिक्सचर, यहाँ से पहले और यहाँ के बाद आग नहीं लगेगी। इसको हम कहते हैं लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट और इसको कहते हैं अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। आप जिस प्लांट पे भी इंशाल्लाह जब भी काम कर रहे होंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आपने जो प्लांट डिज़ाइन करना है, जो इक्विपमेंट परचेज करने हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर लगाने हैं, उन सब के लिए बच्चे आपको लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट को देख के और उसकी टेम्परेचर क्लास को देख के आपको वहाँ पे चीज़ें लगानी पड़ेंगी। डिज़ाइनिंग में ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे कि एक हैज़र्डस एरिया था, वहाँ पर आपने GFC का फ़ैन नहीं लगाना, वहाँ पर हम कोई ख़ास इनक्लोजर वाला, को ख़ास स्पेसिफिकेशंस वाली चीज़ ही लगा सकते हैं। वहाँ पर हर आम चीज़, आम पंखा, आम बल्ब नहीं लगा सकते इंडस्ट्री में। तो लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट जिस प्लांट पे भी हो, सबसे पहले ये दो चीज़ें आप लोगों को अज़बर होनी चाहिए कि मेरे प्लांट पे कौन कौन से मटेरियल्स हैं और इन मटेरियल्स की अपर और लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट्स क्या क्या हैं। ठीक है। थ्योरेटिकली ये क्या है? लीन और रिच का दरमियान का एरिया, जहाँ पर फायर हो सकती है, ना इसके बाद फायर होगी ना इससे पहले फायर होगी। इनको हम अपर एक्सप्लोसिव और लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट्स कहते हैं। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स इफ़ यू कैन रीड। अब पढ़ा जा रहा है बच्चे, कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ब्यूटेन, इथेन, हेक्सेन, हाइड्रोजन, मीथेन, प्रोपेन। मसलन मीथेन की है 5 और 17% बाय वॉल्यूम। ठीक है। 5 to 17% के दरमियान अगर मीथेन होगी, नेचुरल गैस होगी, तो कंबस्शन होगी। 5 से कम होगी तो भी नहीं होगी, और 17% से ज़्यादा अगर हो गई तो भी नहीं होगी। लीन और रिच। तो वो जो आपका ब्लू फ्लेम एडजस्ट करते हैं ना जेट को चूल्हों के अंदर, वो सिर्फ इस एयर को और इस परसेंटेज को LEL और UAL के दरमियान में ला रहे होते हैं, ऑप्टिमम कर रहे होते हैं उसको, कि कहाँ पर बेहतरीन इसका मिक्सचर बने और बेहतरीन इसका शोला बन जाए। ठीक है जी।
इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री को तो छोड़ें, पहले अपने यूईटी में बताइए कि फायर फाइटिंग के लिए क्या इंतजाम, फायर हाइड्रेंट्स हैं कि एक्सटिंग्विशर्स हैं? ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, सोच समझ के। फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं हमारे पास। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? लाल लाल किस्म के, हाँ वो वही चलाने वाले स्प्रे, वही। अच्छा जी। कभी इनमें कोई डिफरेंस नज़र आया? माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इनकी हैयत में, इनकी शक्ल में कोई डिफरेंस होता है? लाइक वन एग्जाम्पल बच्चे। तो उससे हैयत में तो कोई फ़र्क नहीं, सारे लाल लाल हैं और इतने इतने हैं, इतने या इतने, मतलब जितने भी हैं, एक पाइप होगा उनके साथ। लेबलिंग में डिफरेंस होता है, हैयत में कोई फ़र्क नहीं है, आप कह रहे हैं। चलें, वेरी गुड पॉइंट। आज बाहर निकलेंगे जब हम यहाँ से, ठीक है, तो हमने कम से कम कोई 2-4 फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है ना उनको देखना है, ठीक है। पहले सिर्फ देखना है कि शक्ल के लिहाज से, ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं है इनमें, कोई वाज़ेह फ़र्क तो नहीं नज़र आ रहा जब लगे हुए हैं। और फिर जब फ़र्क नज़र आ जाए, आना चाहिए वैसे तो जब फ़र्क नज़र आ जाए तो फिर जाके उसको देखना कि उसको वो फ़र्क किन के दरमियान। फायर एक्सटिंग्विशर इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस जिसमें फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होता है। वो मीडिया डिपेंड करता है कि इसको किस फायर टाइप पर आप यूज़ कर सकते हैं। सम आर ड्राई पाउडर्स, सम इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, सम आर फोम्स, और किसी दौर में ये सिर्फ पानी भी हुआ करता था, जस्ट वाटर। अभी भी होते हैं किसी किसी जगह पर, बट ये डिफरेंट होते हैं। ये लगते ऐसे ही हैं कि लाल लाल से, प्यारे प्यारे से, जगह जगह पर लगे हुए हैं, ठीक है, जिनका दुनिया में कोई मकाम नहीं है, कोई काम नहीं है इनका, लेकिन इनका है काम और इनका मकाम भी है। और ये सारे के सारे आप देखिएगा, आपको वो खुद ही डिफरेंसेस नज़र आ जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग, मुझे एक सामने नज़र आ रहा है सेपरेटली। सो ये डिफरेंसेस क्यों हैं, ये आप लोगों ने खुद सॉर्ट आउट करने, ठीक है, और किसको किसके ऊपर यूज़ किया जा सकता है। इट्स वेरी सिंपल चार्ट। कहीं पर भी आप जस्ट अपने अपने मेटा के ऊपर ही आप लिखोगे ना टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो वो तस्वीरों के साथ एक्सप्लेन कर देगा आपको फौरी तौर पर, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या करते हैं? दूसरा वर्ड हमारे बच्चों ने अभी बोला था किसी ने यहाँ से, हाइड्रेंट, पठूरे, समझते हैं आप पठूरे? दो आई एम अ लाहौराइट, लेकिन मुझे पता नहीं था बड़ी देर तक, मैं यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया था, मुझे पठूरों का ख़ास तौर पर कोई इल्म नहीं था, क्योंकि ये अंदरून शहर की उस वक़्त पुराने ज़माने में बड़ी टिपिकल सी चीज़ होती थी, बड़ी मज़े की। तो माई फ्रेंड्स टुक मी टू अंदरून लाहौर, रंग महल के इलाके में कहीं फिर रहे थे हम पठूरे खाने के लिए, एंड आई सॉ अ माइलस्टोन काइंड ऑफ अ थिंग। इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, माइलस्टोन, छोटा सा कबर का कतबा या कतबा जिसको कहते हैं, वो मैंने देखा एक छोटी सी गली के अंदर, जिसको वो मुस्तंसर हुसैन साड़ा साहब कहते हैं कि जिसमें से एक मर्द और एक औरत आमने सामने से आ जाएं तो सिवाय निकाह के और कोई गुंजाइश नहीं बचती वहाँ पर। तो उसी तरह की गली में मैंने वो एक कतबा देखा, एंड आउट ऑफ क्यूरोसिटी आई क्लीन्ड इट एंड आई सॉ इट, एंड इट वाज अ टैग प्लेट फॉर हाइड्रेंट पाइप, विच मीन्स कि गोरा साहब ने आपके अंदरून शहर में भी फायर वाटर नेटवर्क बिछाया हुआ था। Isn't it amazing? अंदरून शहर में फायर वाटर नेटवर्क था, और हमने उसके ऊपर मलबा, घर, गलियां, दुकानें, सारा कुछ बना के पता नहीं वो कहाँ दफन कर दिया हमने, और आज हम टोटली डिपेंडेंट हैं 11, 22 और फायर ब्रिगेड की चंद गाड़ियों पे। इंडस्ट्री में आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि इट्स अ प्रोसेस सेफ्टी इंसिडेंट, चांसेस आर कि
कि ना सिर्फ इंडस्ट्री, ना सिर्फ इक्विपमेंट, ना सिर्फ बिल्डिंग्स, ना सिर्फ बंदे, इर्द गिर्द की कम्युनिटीज़ भी सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, डूम्सडे, दैट्स इट। तो प्रोसेस सेफ्टी इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए इन चीज़ों को बहुत पहले से, जैसे वो हैज़र्ड में हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज में किया था ना, कि जब पहली ड्राइंग बनती है ना तब से फायर के मुतालिक सोचना शुरू कर देते हैं कि फायर और एक्सप्लोजन के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन है। आगे जाकर 3-4 सिस्टम्स हैं बच्चे, मैं उनको ब्रीफली आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एक को कहते हैं हम डिल्यूज सिस्टम। डिल्यूज ये कोई ख़तरनाक सा एक केमिकल का टैंक है हमारा बहुत बड़ा, ठीक है जी। फ़र्ज़ कर रहे हैं ये एक हमारा केमिकल स्टोरेज टैंक है विच इज़ हाईली फ्लेमेबल, फ्लैश पॉइंट इंतहाई कम है इसका, इग्निशन एनर्जी इसको मिली नहीं और इसने जनाब आग पकड़ी नहीं, ठीक है जी। अब ये थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसके गिर्द एक पाइपिंग का नेटवर्क होगा, ठीक है। एक पाइप 4 इंच का पाइप एक राउंड बना के इस तरफ फिर रहा है, और उसके ऊपर हर कोई 1 फीट के बाद एक डाउन पोर होगा, एक शावर लगा हो जिसके अंदर जाली नहीं होगी, डायरेक्ट पाइप लगा हो, ठीक है। उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है अपने मेन पानी के टैंक के साथ, और जैसे ही हमें फील होता है कि यहाँ पर कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है या कोई वार्निंग आ रही है, ये रिएक्शन इज़ गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, ये डिल्यूज सिस्टम ऑन कर देते हैं, इतना पानी यहाँ पर गिराते हैं, इतना पानी और फोम, डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें केमिकल कौन सा है। सिर्फ पानी के साथ हम काबू पा सकते हैं या फोम भी चाहिए हमें सरफेस को कवर करने के लिए कि ऑक्सीजन से राब्ता ही टूट जाए उसका। तो ये होता है डिल्यूज सिस्टम के पानी, डिल्यूज ड्रेंच कर दे, भिगो दे उस एरिया को पूरे का पूरा। ये टैंक्स के ऊपर, इंस्टॉलेशंस के ऊपर हम लोगों ने लगाया होता है, एयरक्राफ्ट हैंगर्स वगैरह जहाँ पर होते हैं हमारे, वहाँ पर भी डिल्यूज सिस्टम होता है। एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, जो अक्सर हीरोज़ जो हैं सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने उस बिल्डिंग से फ़रार होना होता है ना। टॉम क्रूज साहब ने जनाब लाइटर से या किसी चीज़ से एक स्प्रिंकलर को छेड़ दिया और सारे इलाके में जनाब फायर अलार्म बज गए और पानी गिरना शुरू हो गया और वो इत्मीनान से निकल गए वहाँ से। स्प्रिंकलर सिस्टम्स इज़ बेसिकली मैंडेटरी थिंग फॉर द ऑक्यूपाइड बिल्डिंग एंड स्टोरेज हाउसेज। घरों में जहाँ पर बंदे होंगे वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम, बाहर की दुनिया में अब कोई घर, कोई फ्लैट, कोई अपार्टमेंट इसके बगैर नहीं बन सकता। यू हैव टू हैव स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में एक टेम्परेचर सेंसिटिव एलिमेंट होगा। ये टेम्परेचर सेंसिटिव एलिमेंट जैसे ही एक ख़ास टेम्परेचर तक पहुंचते हैं आप, आग वाग लगती है, टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे एटमॉस्फेयर का, ये बल्ब होता है ग्लास का जो ब्रेक हो जाता है, ठीक है जी। पहले बल्ब हुआ करता था जो ब्रेक हो जाता था, ठीक है। अब वहाँ पर थर्मोकपल्स और ये टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस आ गए हैं, स्मॉल ट्रांसमीटर्स आ गए हैं। वो जैसी टेम्परेचर तक आप रीच करते हैं, इट ब्रेक्स एंड इट ओपन्स, और वो पहले से पानी वहाँ तक आया हुआ होता है शावर्स तक, और वो शावर्स इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं। हमारे शावर तो बिल्कुल सीधा पानी आ रहा होता है ना, ये पानी आने के बाद इनके कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया होता है कि ये और ज़्यादा फैले, स्प्रेड इसका ज़्यादा हो, और मिस्ट, फाइन मिस्ट पानी की हर तरफ फैले, तो सारे ऑन हो जाते हैं। ये होता है जी स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास सप्रेशन सिस्टम्स भी होते हैं। सर्वर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल रूम, या आपके जो बैक एंड पे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, कंप्यूटर सर्वर रूम्स वगैरह पर हैं, वहाँ पानी या फोम फेंकने का मतलब ये है कि तबाही, वो तो फिर काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगी ना चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे पास होती हैं एनर्जन, CO2, ये गैसेस होती हैं जिनका सप्रेशन सिस्टम लगा होता है। प्रिंसिपल वही है कि टेम्परेचर एक ख़ास हद तक पहुँचेगा, ठीक है, और इट विल ट्रिगर्ड, और फौरी तौर पर जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो फ्लो कर जाएगा। उसमें पानी होता है स्प्रिंकलर्स में, सप्रेशन सिस्टम में हाई प्रेशर इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है जी। ये गैसेस आती हैं अंदर और उसको भर देती हैं। जब गैसेस ऑक्यूपाई कर लेंगी एंड दे विल डिस्प्लेस द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द रूम। अगर ये एक सर्वर रूम है, कंप्यूटर्स की कैबिनेट्स हमारे पास लगी हुई हैं यहाँ पर को 8-10, तो इस सारे के सारे कमरे को वो फौरी तौर पर पहले क्लोज हो जाएगा, ये दरवाजे एग्जॉस्ट खिड़कियाँ बंद हो जाएंगी, और इमीडिएटली वो सारी की सारी गैस रिलीज़ हो जाएगी। सारा कमरा उस गैस इनर्ट मीडिया के साथ भर जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आग बुझ जाएगी। 3
मेजर एरियाज हैं, डिल्यूज है, डिल्यूज सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है और सप्रेशन सिस्टम। सप्रेशन सिस्टम गैसेस के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट वी हैव, हाइड्रेंट तो वो अंदरून शहर वाली चीज़ है यार। अच्छे शहरों में, अच्छी जगहों पर हाइड्रेंट का एक निज़ाम होता है, एक पाइपिंग का निज़ाम है जो अंडरग्राउंड पाइपिंग चल रही है। जैसे पानी की आपकी पाइपिंग आती है, इसी तरीके से फायर वाटर के लिए डेडिकेटेड पाइपिंग होती है। उसमें पानी नहीं होता, पानी नहीं होता, लेकिन वो सिस्टम या नेटवर्क मौजूद होता है कि जिसके साथ आके टैंकर भी कनेक्ट हो जाता है और उसके साथ हमारे फायर हाइड्रेंट के जो पाइप्स हैं और नोजल्स हैं वो भी कनेक्ट हो जाती हैं। तो आप पीछे से पानी ऑन कर लेते हैं। प्लांट्स पे ये बड़ा स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क होता है, सारी मेन रोड्स के अक्रॉस ये लगा होता है, सारे मेन यूनिट्स के अक्रॉस ये लगा होता है। तो उसके साथ पाइप्स को कनेक्ट करते हैं, नोजल्स को कनेक्ट करते हैं और ट्रेंड फायर फाइटर्स फिर स्प्रिंकलिंग शुरू कर देते हैं, फायर वाटर को स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज हाउ hydrant system works. Then we have deluge system, we have sprinkler system, and we have suppression systems. Any question about methodologies or the principles that we use to prevent fire? इनमें से हर एक सिस्टम जो है उसका अपना एक कोड है, अपनी डिज़ाइनिंग एक्सपर्टीज़ है और ज़िंदगी में कभी इनमें से किसी एक या दो में भी तुम लोग एक्सपर्ट बन सको डिज़ाइन करने के, स्प्रिंकलर डिज़ाइन एक्सपर्ट या हाइड्रेंट के एक्सपर्ट तुम लोग बन सको, okay, तो यू विल बी अ हॉट केक, यू विल बी अ हॉट केक। फायर इंजीनियरिंग इट्सेल्फ एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। और इवन उसमें से एक्सपर्टीज़ को अगर चुनना शुरू करो और किसी एक दो के ऊपर तुम लोग एक्सपर्टीज़ अपनी डेवलप कर लो तो ट्रस्ट मी तुम्हारे पास काम की कोई कमी नहीं है। भूल जाओगे जॉब्स क्या होती हैं, तुम्हारे पास अपना काम इतना होगा इंडिपेंडेंटली कि तुम ख़त्म नहीं कर पाओगे। एक्सप्लोजन्स, एनी आइडिया? उर्दू में मैं पहले बता दूं इसको धमाका कहते हैं। अक्सर की डेफिनेशन ये होती है धमाका, तो डेफिनेशन या प्रोसेस क्या होता है, ये क्या होता है? आई वोंट लाई, मुझे एक्सप्लोजन्स कभी समझ नहीं आए। मैं इन चीज़ों को अप्लाई करता रहा हूँ, इसके मिटिगेशन मेजर्स, इसके कोड्स और इसके स्टैंडर्ड्स, इसके अगेंस्ट क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं मुझे पता है क्योंकि मैं इस्तेमाल करता रहा। लेकिन इसकी केमिस्ट्री, इसकी साइंस मुझे आज तक नहीं समझ आई अनटिल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मुझे पता चला धमाका क्या होता है। वेरी गुड, डाटा चल रहा है, डाटा चल रहा है यार। तुम खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तुमने मुतासिर किया इसके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज, थैंक यू। स्पॉन्टेनियस रिलीज ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां से आती है बच्चे? अब थोड़ा सा समझिएगा, बड़ा सादा सा प्रिंसिपल है और हैरत की बात है कि पढ़ा हुआ था कभी गौर नहीं किया। 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट STP और NTP, जो मर्जी कह लीजिए आप इसको, ऑक्युपाइज हाउ मच वॉल्यूम? 22.4 लीटर्स या 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा खासा वॉल्यूम होता है ये एक मोल ऑफ गैस का, 22.4 लीटर्स, अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए हमें। अंदाज़ा कीजिए जो ये गाड़ियों की या मोटरसाइकिलों की जो टंकियां हैं ये कितने लीटर की हैं? यूँ तो खैर लिक्विड है, गैस में तो खैर और सिचुएशन हो जाती है। 22.4 लीटर अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। एक मोल, अगर आपके पास कोई ऐसा मटेरियल हो जो स्पॉन्टेनियसली इमीडिएटली विद इन नो टाइम गैस में कन्वर्ट हो जाए, विद इन नो टाइम गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उस गैस के हर एक मोल को 22.4 लीटर चाहिए वॉल्यूम। 10 ग्राम ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटॉल, कोई भी एक्सप्लोसिव ले लो यार, वो अच्छा खासा इतना बड़ा तो उनका फार्मूला होता है। उसके 10 ग्राम भी हों, 20 ग्राम भी हों, 50 ग्राम भी हों, जितने भी मिनिमम सी क्वांटिटी उसकी लीजिए, उसका केमिकल रिएक्शन लिखिए, बैलेंस इक्वेशन लिखिए, ठीक है, एंड देन टेल मी कि हाउ मेनी मोल्स यू विल गेट आउट ऑफ इट, और उन मोल्स को फिर आप 22.4 लीटर्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो दिस इज़ हाउ द वॉल्यूम एक्सपैंड्स, और जब ये वॉल्यूम एक्सपैंड होता है तो दिस क्रिएट अ प्रेशर वेव।
इतना सा मटेरियल था, अचानक इस मटेरियल की फेज़ चेंज होती है और इसको इस कमरे से भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, उसको चाहिए इस कमरे से ज़्यादा स्पेस, और वो निकलेगी। ठीक है जी। इसके साथ जो हीट प्रोड्यूस होनी है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, वो अलहदा से केमिकल रिएक्शन की, अभी उसको तो गिना ही नहीं है हमने। और जो इसके साथ फ्रेगमेंटेशन प्रोड्यूस होनी है, फ्रेगमेंटेशन क्या है बच्चे, कि जब ये प्रेशर वेव निकलेगी, ठीक है, तो रास्ते में जो कुछ है उसको तोड़ेगी। ठीक है, वो टूटा और उसके पीछे पीछे जो वेव आ रही है, जो प्रेशर आ रहा है, वो उसको मिसाइल बना देगा। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, और इसी से मरते हैं ज़्यादा लोग। अकेला धमाका हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, वो जो बेरिंग बॉल्स और बॉल बेरिंग्स उसके अंदर डालते हैं, ये मेटल पीसीज या छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं, वो एक्चुअली जब गुजरते हैं और काटते हैं, दैट इज फैटल। तो छोटा सा मटेरियल जी बच्चे, हम नहीं समझ आई पुत्र। ग्रेनेड्स का सारों का यही होता है भाई, धमाका जहां पर होगा यही होगा। ठीक है, सिवाय न्यूक्लियर धमाके के। ठीक है, सादे जितने भी धमाके हैं ना, वो उन सब का यही प्रिंसिपल है कि मटेरियल है हमारे पास, एक्सप्लोसिव मटेरियल। एक्सप्लोसिव मटेरियल की नेचर ही यही है कि उसको जैसे ही इग्नाइट किया जाएगा, स्ट्रक किया जाएगा, उसको जर्क दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि उसने डेटोनेट कहाँ से होना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने उसको किस तरीके से करना है। ठीक है, वो जैसे ही स्टार्ट होगा, ऑल द मटेरियल वुड कन्वर्ट इनटू गैसेस, वो गैसेस एक प्रेशर वेव बनाएंगी और उससे फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दिस इज हाउ एक्सप्लोजन वर्क्स। अब इस प्रिंसिपल को जहन में रखते हुए हम लोगों ने इंडस्ट्री में प्रेशर वेव्स और एक्सप्लोजन्स की प्रोटेक्शंस के मेजर्स ले। ठीक है जी, इनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। एक्सप्लोजन की डेफिनेशन है जी, इज अ रैपिड एक्सपेंशन इन वॉल्यूम एसोसिएटेड विद एन एक्सट्रीमली विगरस आउटवर्ड रिलीज ऑफ एनर्जी, यूजुअली विद द जनरेशन ऑफ हाई टेम्परेचर्स, release of high pressure gases. Supersonic explosion created by high explosives are known as detonation and travel through shock wave. ये फिनोमिना साउंड से तेज भी ट्रैवल कर सकता है। आपकी जो वेव है, जो वेव प्रोड्यूस हुई है, वो साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा तेज जा सकती है। इन दैट केस इट इज कॉल्ड शॉक वेव. Key factors are force, velocity, evolution of heat, initiation of reaction and fragmentation. Most dangerous. नीचे एक मैंने छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, बच्चे इसको देख लीजिएगा। इट वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन को की कंबस्टन करते हैं तो हाउ मच गैसेस वी कैन प्रोड्यूस और क्या एक्सटेंट होगा इसका। लार्ज एक्सप्लोजन में रिजल्ट इन डैमेज टू बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स. इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सप्लोजन इज एस्टिमेटेड बाय ओवर प्रेशर. अभी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर से मुराद एब्सोल्यूट नहीं है जो हम बात कर रहे हैं अभी। इन एडिशन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो चेंज आएगी, जो डिफरेंस आएगा प्लस में, कि जो धमाका हुआ उससे जो नई गैसेस निकली हैं उससे प्रेशर में कितना इजाफा हुआ है। एक्सटेंट ज़रा समझिएगा, ट्राई टू विजुलाइज एंड अंडरस्टैंड कि ये ग्रेविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त ये क्या है। 0.3 psi हमारा इस वक्त, अगर एटमॉस्फेरिक हम सी लेवल पे हो तो कितना प्रेशर होगा हमारा, 14.7 के करीब होगा psi। ठीक है जी, ये 14.7 से 15 हो जाए, अगर समझ रहे हैं आप डिफरेंस, 0.3 का प्लस में अगर आ जाए इसके अंदर तो क्या होगा। ऑनसेट ऑफ स्ट्रक्चरल डैमेज 10% विंडोज ग्लास ब्रेक्स. 0.5 अगर इंक्रीज हो जाए, माइनर टू लाइट बिल्डिंग डैमेज, यहां पर आपके स्ट्रक्चर्स हिलना जुलना शुरू हो जाएंगे इस डिफरेंस से। 1 psi अगर ऊपर हो गया तो पीपल कैन बी नॉक्ड डाउन. एक शरीफ आदमी, एक मुनासिब कदो कामत का और सेहत का आदमी जो है वो इस प्रेशर वेव के अगेंस्ट खड़ा नहीं रह सकता. द पोटेंशियल फॉर बिल्डिंग डैमेज एंड फ्लाइंग ग्लासेस विद पोटेंशियल फॉर सिवियर लेसरेशंस, काट देंगी, जो चीज़ें अब टूटेंगी वो काटना शुरू कर देंगी 1 psi पे. 2 पे थ्रेशोल्ड ऑफ ईयर ड्रम रप्चर, कानों के पर्दे फट जाएंगे. 5 पे कानों को छोड़े आपके मेजर ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, लंग्स भी, इंक्लूडिंग लंग्स, मोस्ट सेफ इनसाइड योर ट्रंक, वो आपके बॉडी पार्ट्स भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज़ हाउ स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर वेव और एक्सप्लोजन्स कैन डैमेज.
मैं फिर कहूँगा कि ये सिर्फ प्रेशर है, ये सिर्फ प्रेशर वेव को हम रिलेट कर रहे हैं। जो डेब्रीज और फ्रेगमेंटेशन का नुकसान है वो इससे बेटा कहीं ज़्यादा होता है, कहीं ज़्यादा होता है। फर्टेलिटीज़, लॉस ऑफ लाइफ, फ्रेगमेंटेशन। बच्चा फ्यूल टैंक है हमारे पास एक, कंसिडर इट्स एन अंडरग्राउंड थिंग। ये अंडरग्राउंड हमारा फ्यूल टैंक है, यहाँ पर हम टैंकर्स आते हैं। ये फ्यूल स्टेशन है हमारा, अपना पेट्रोल पंप है, ठीक है जी। यहाँ पर शेल का या पीएसओ का या जो भी कंपनी जिसका ये फ्यूल स्टेशन है उसके टैंकर्स आते हैं, हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं और अंडरग्राउंड टैंक में फ्यूल भर लेते हैं। अंडरग्राउंड टैंक से हमारे पास डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं और मीटरिंग के थ्रू इससे हम गाड़ियों में फ्यूल भर लेते हैं। ये टैंक हर वक्त, ये अंडरग्राउंड टैंक हर वक्त अगर से 1/2 to 3/4 फुल होता है तो इस एटमॉस्फेयर के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? ये जो खाली जगह ऊपर बचती है इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? इज इट प्रोन टू फायर और एक्सप्लोजन? क्या हो सकता है यहां पर, या कोई अनहोनी बात होगी? एटमॉस्फेयर में नीचे सारा फ्यूल है, ये सारा फ्यूल भरा हुआ है यहाँ पर पेट्रोल के ऊपर, ये खाली जगह, यहाँ पर कोई परेशानी हो सकती है अगर कोई चिंगारी विंगारी चली जाए तो? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हो सकती है। तुम लोग UEL, LEL और फार्मूला ये और इतने मोल निकाल के, वो बाज़ का चीज़ सामने ही होती है, इतनी साइंस में नहीं पढ़ते। हो सकती है प्रॉब्लम, हो गई। यहाँ से जब आपका फ्यूल इस एरिया में जाता है, जब आप गाड़ी के टैंक में जा रहे होते हैं, तो सिर्फ उस दौरान जब तक आप भर रहे हैं फ्यूल तब तक परेशानी हो सकती है। जब तक टैंक का ढक्कन खुला हुआ है आपकी गाड़ी का और उसके अंदर उसने नोज़ल डाली हुई और ऑन किया हुआ है, तो आपको नज़र आते होंगे वो फ्यूम्स निकलते हुए बाहर, इंटरमिटेंट। और फिर एक बड़ा एरिया इसके अराउंड जहाँ पर ये फ्यूम्स आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं। बच्चे, इंडस्ट्री में 3 जोन्स को हम डिफाइन करते हैं। एक वो जोन जहाँ हर वक्त एनी टाइम ऑफ द डे, एनी डे ऑफ द वीक, 24/7 एक ऐसा मिक्सचर एग्जिस्ट करता है जिसमें फायर हो सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है, हर वक्त एग्जिस्ट कर रहा है। वो ये इसी तरह की सर्फेसेस होती हैं, टैंक्स वगैरह की जो सरफेस होती है ना, उसका ऊपर वाला जो एरिया होता है, वॉइड जो है, यहाँ पर खाली जगह जो है, यहाँ तो हर वक्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं जोन ज़ीरो, हाईली हैजर्डस जोन। फिर एक है जहाँ पर आप कभी कभी ऑपरेशन करते हैं, जैसे ही नोजल आप ऑन करेंगे, पेट्रोल डालना शुरू करेंगे गाड़ी में, तब थोड़े थोड़े फ्यूम निकलेंगे, अदरवाइज उसको रखा हुआ है आपने इर्द गिर्द, कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जोन 1। ये 0 है, ये 1 है, जहाँ पर कभी कभी निकलता है, ठीक है। और 1 के साथ एडजेसेंट एरिया जो है इसको हम जोन 2 कहते हैं। ये लीस्ट हैजर्डस होता है। इंडस्ट्री में बच्चे, जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या इक्विपमेंट, कौन सी टाइप का, ये सब डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास हैजर्डस जोन कौन सा है, 0 है, 1 है, 2 है। अगर आपके पास फ्लेमेबल लिक्विड्स, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं जिनके फ्यूम्स बन सकते हैं, हर वक्त जहाँ पर मौजूद हो वो सबसे हैजर्डस है 0। जहाँ इंटरमिटेंटली कभी कभी आए वो 1, और जहाँ बहुत ही कम चांसेस हो वहाँ पर 2 आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपने अपना पंप, कंप्रेसर, स्विच, ट्रांसमीटर, जो भी चीज़ें आपने लगानी है उस एरिया के अंदर, वो इसके साथ कंपैटिबल होंगी, इसकी रेटिंग के अगेंस्ट, ठीक है। ये है लिक्विड्स के लिए, या फ्लेमेबल या कंबस्टेबल लिक्विड्स के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो पाउडर्स या सॉलिड्स होते हैं, उनकी रेटिंग भी यही रहती है 20, 21 एंड 22।
सिर्फ वही होगा, स्वेरिटी कम से ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ जाएगी। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल्स हैं, ये दिए हुए हैं इसमें नोट्स में। ये अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि कहाँ कहाँ पर जोन 0 होगा, कहाँ 1 होगा और कहाँ 2 होगा, जस्ट टू इलस्ट्रेट कि किस एरिया में कौन सा इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट लगाओगे तो उसके लिए किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स की हमें ज़रूरत होगी। एक्सप्लोजन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वाइल्ड आइडियाज़, आप लोगों की अपनी सोच, ज़ाती काविश। एक तो वो है, वो हीरो की तरह आपने जान के पहले वो टाइम बॉम्ब जो होता है उसको 2 सेकंड या 5 सेकंड पहले आपने जाके बंद करना है, तो उससे पूरी दुनिया बच जाएगी। ठीक है, वैसे नहीं होता। जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे तब आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। नंबर 1, मुझे पता है कि मेरे पास जो मटेरियल है ये इतनी शॉक वेव जनरेट कर देगा। ये मटेरियल जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अमोनिया इस्तेमाल कर रहा हूँ या मीथेन इस्तेमाल कर रहा हूँ या इथेन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं एज अ रॉ मटेरियल, इसका जो स्टोरेज टैंक है ये अगर रिएक्शन हो जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाता है, कितनी मैक्सिमम वेव जनरेट कर देगा ये, प्रेशर वेव जो जनरेट करेगा कितनी होगा। अच्छा 0.5 की, मैं सारे के सारे इक्विपमेंट जो हैं वो इस तरह के लगाऊंगा जो 0.5 psi का एडिशनल प्रेशर जो है, प्रेशर वेव जो है उसको विदस्टैंड कर सके, बर्दाश्त कर सके। कंपैटिबिलिटी, ये चीज़ें ही वो वाली लगाएं पहले हम उसके अंदर। दूसरा, जब तक आप इसको इग्निशन एनर्जी या इग्निशन सोर्स नहीं देंगे एक्सप्लोजन और फायर नहीं हो सकती। हम इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे लगाते हैं कि जिनका टेम्परेचर कभी उस रेंज तक पहुंचे ही नहीं, और बाहर से अगर कहीं हीट जनरेट हो भी रही है तो उसका इनक्लोजर इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना सील्ड हो कि बाहर से कभी को फ्यूम्स अंदर जाए नहीं, रिएक्शन स्टार्ट हो ही नहीं। इसको हम आईपी प्रोटेक्शन भी कहते हैं। 2-3 टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। एक तो जो पहले मैंने कहा कंपार्टमेंटलाइजेशन, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है एक्सप्लोजन प्रूफ। EX लिखा होता है आपके मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स के ऊपर एक्सप्लोजन प्रूफ लिखा होता है। और एक होती है IP, इंग्रेस प्रोटेक्शन, IP 66, 65 के पानी या गर्द, पानी लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स के अगेंस्ट ये कितना रेजिस्टेंट है। एक पीस ऑफ इक्विपमेंट है, मैं कहता हूँ जी ये 67 है इसकी IP रेटिंग, इंग्रेस प्रोटेक्शन, कि इसको अगर पानी के अंदर भी फेंक दोगे तो कुछ नहीं होगा। जो फ़ोन्स अब आना शुरू हो गए हैं उनकी IP रेटिंग भी होगी, जो वाटर रेजिस्टेंट है ना, उनकी IP रेटिंग। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट, ये बॉक्स है, ये पंखा है, ये बल्ब है, इसके इर्द गिर्द एक ऐसा इनक्लोजर बनाएंगे और उसको इतना अच्छा सील करेंगे कि ना तो गर्द अंदर जाएगी, ना ही कोई मॉइस्चर या पानी अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये रेटिंग्स, ये 2 चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं इक्विपमेंट सेलेक्ट करते वक्त, कि जनाब ये इक्विपमेंट अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर में भी, जोन 0 में, जोन 1 में, जोन 2 में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। दिस ऑल आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू यू। एनी क्वेश्चन अभी तक की बात में, फायर और एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? एनी क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन इतनी ऊंची आवाज में करना है कि सबको ही पता चल जाए कि क्या पूछा है। वेरी गुड। किनको? जेट या प्लेन्स ऊपर चले जाते हैं, रॉकेट ऊपर चले जाते हैं, ऑक्सीजन तो नहीं है। जब अंडरग्राउंड चले जाते हैं आप, ठीक है, माइनिंग वगैरह के उसमें चले जाते हैं, तो हम केमिकली बचे मटेरियल ही वो वाले यूज़ करते हैं कि जो सेल्फ सफिशिएंट हों, जो इतनी ऑक्सीजन उनको दे दें, रिएक्शन स्टार्ट हो तो अपनी ऑक्सीजन खुद ही प्रोड्यूस करके चल पड़े काम उनका। तो वो फॉर्मुलेशन इस तरीके से सेट की होती है, केमिस्ट्री उसकी इस तरीके से सेट की होती है। प्रोसेस सेफ्टी इज़ द वे टू गो। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आपको इमीडिएट और एक मुनासिब सी छोटी जॉब ज़रूर दिलाएगी। जॉब कोई भी छोटी नहीं होती, लेकिन इसमें ग्रोथ के चांसेस ज़रा कम। प्रोसेस सेफ्टी इज़ समथिंग विच सूट्स प्रोसेस इंजीनियर्स। अगर आप इस डायरेक्शन को, इस रूट को ऑप्ट करना चाहते हो तो कंसीडर बच्चे कि यू आर गोइंग टू बी अ प्रोसेस सेफ्टी प्रोफेशनल, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ सिंपल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल। ठीक है,
डिज़ाइनिंग भी है, इंजीनियरिंग भी है और टेक्निकल नॉलेज की एप्लीकेशन भी है इसके अंदर, ठीक है। दोनों को साथ लेके चल सकते हो, फाबिया, इवन बेटर। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड प्रोसेस सेफ्टी दोनों चल सकते हैं साथ, तो बहुत अच्छी बात है। बट प्रोसेस सेफ्टी वुड बी योर स्ट्रॉन्ग सूट। स्पेशलाइज्ड निश है, हर बंदा ये काम नहीं करता, इसलिए इसकी एक्सपर्टीज़ थोड़ी है। एक्सपर्टीज़ क्योंकि लोग काम कर रहे हैं तो कम ही स्पेशलिस्ट होते हैं इसके, और जब स्पेशलिस्ट कम हैं तो जितने हैं अगर वो सही स्पेशलिस्ट हैं तो एज आई टोल्ड यू कि दे आर हॉट केक्स। थोड़ा टाइम शायद लग जाए, लेकिन यू विल बी अल्टीमेटली एट अ पोजीशन कि जहाँ जो आप कहोगे, जो आप लिखोगे वो ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम बट यू विल बी देयर अगर तुम डेडिकेशन के साथ काम करते हो। बच्चे, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट ये तुम लोगों का ओवरऑल डोमेन है। हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करना और उस हैज़र्ड के नतीजे में जो रिस्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते हम, एलिमिनेट बड़ी मुश्किल होता है कि कोई चीज़ एलिमिनेट हो जाए, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है, उसको टॉलरेबल लिमिट्स में कैसे लेके आना है। ये हैज़र्ड हो, हैज़ॉप हो, ये अर्ली वार्निंग्स हैं, ये तुम लोगों को बताती हैं कि ये परेशानी हो सकती है। कंसिडर सम कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट इट। इट्स अ गुड लाइन टू वर्क। अगर तुम लोग प्रोसेस इंजीनियरिंग में, मतलब अगर कुछ और काम नहीं करना ज़िंदगी में और प्रोसेस इंजीनियरिंग की साइड पर ही रहना है, तो फायर इंजीनियरिंग, रिस्क एंड रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, ये वो सारे डोमेन्स हैं बच्चे विच कैन मेक यू स्पेशल। आज हमारा आखिरी लेक्चर है, बट इट डजंट मीन कि आई एम इनएक्सेसिबल। यू कैन एक्सेस मी। आपके प्रोग्राम मैनेजर्स आप लोगों के साथ राब्ते में हैं। आप कासिम अली शाह फाउंडेशन के थ्रू, अपने प्रोग्राम मैनेजर्स के थ्रू मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। डायरेक्ट रब्ता करना चाहें तो कैसे करेंगे? 2 ways of accessing काशिफ रशीद। नंबर 1, थैंक यू वेरी मच, लिंक्डइन से पहुंच सकते हैं आप मेरे पास, ठीक। और दूसरा ये कि डायरेक्ट ईमेल कर दीजिए मुझे, ठीक है जी। प्रोग्राम मैनेजर के थ्रू आएंगे तो अच्छा होगा, वरना अगर कोई प्रोफेशनल आपको एडवाइस चाहिए, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट। बच्चे, लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर यू, फॉर योर ब्राइटर फ्यूचर। ढेरों दुआएं हैं तुम लोगों के लिए। अल्लाह ताला तुम लोगों को आने वाली ज़िंदगी में कामयाब करें, ठीक है। और दुआएं लेते रहना और दुआएं करते रहना एक दूसरे के लिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट टूल है, बड़ा काम आता है, बेज़रर सा है लेकिन बहुत काम आता है, ठीक है। एंड इंशाल्लाह यू विल डू जस्ट फाइन, यू विल डू ग्रेट इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।